नमस्कार, मैं आरती सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। झारखंड की सियासत इन दिनों पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही है और झारखंड की सियासत की बात हो रही है तो ऐसे बहुत कम चेहरे हैं जो यंग हैं, डायनामिक पर्सनालिटी रखते हैं और यंग होने के बावजूद वो ये सोचते हैं कि बजाय इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या फिर आईएएस बनने के उनके लिए एक करियर पॉलिटिक्स में भी है। और ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ है जिन्होंने सब कुछ छोड़कर पॉलिटिक्स को अपना करियर बनाने को सोचा। लेकिन हाँ, ये करियर थोड़ा अनस्टेबल अभी चल रहा है। बातें बहुत सारी होंगी उनसे, बिना पहेली बुझाए हम मिलवाते हैं आपको उस शख्सियत से जो हमारे साथ इस वक्त हैं। बहरागोड़ा के पूर्व विधायक, बता दें आपको, कुणाल सारंगी जी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है कुणाल जी हमारे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो ये कि इंटरनेशनल आइकॉन है आप, यूथ आइकॉन है आप, पॉलिटिक्स में आए। पॉलिटिक्स के लिए यंगस्टर्स जो हैं वो ट्राई नहीं करना चाहते, वो उन्हें लगता है कि यहाँ भविष्य सुरक्षित नहीं है। कुछ मैसेज सबसे पहला, उसके बाद बाकी चीजें पर हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज के युवाओं के लिए पॉलिटिक्स को लेकर? देखिए, जो जीवन है हमारा, वो जीवन ही अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। तो जीवन का एक पेशा वो अनिश्चितताओं के बगैर कैसे हो सकता है? तो इसलिए कोई भी पेशा हो, अनिश्चितताएं सारे पेशे में है। क्रिकेट है, फिल्म है, पॉलिटिक्स है, नॉर्मल जो कॉर्पोरेट का करियर है उसमें भी है। अभी कोई स्लो डाउन हो रहा है, कहीं मार्केट खराब हो जा रहा है तो रिसेशन आ जाता है, तो कई बार ये चेंजेस होते हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि ईश्वर ने एक जीवन दिया है, आपको वही करना चाहिए जिसे कर कर आप खुश हैं, आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है। सिर्फ सैलरी, सिर्फ पोजीशन, सिर्फ फेम अगर आपके पैरामीटर्स होंगे तो आप बहुत लंबा जो है नहीं चल पाएंगे। और राजनीति तो बिल्कुल एक टेस्ट मैच की तरह है। आप जानते हैं मैं बहुत झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन से भी जुड़ा हूं और क्रिकेट की दुनिया के कई लोगों से मेरा बहुत ही व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। बहुत बार समय उनके साथ गुजारने का मौका मिलता है, तो मैंने अपने आप को कहीं ना कहीं जीवन को मैं क्रिकेट के एनालॉजी से बहुत जोड़ता हूं। तो जैसे क्रिकेट में भी जो रियल प्लेयर हैं वो टेस्ट मैच में ही बाहर आते हैं, T20 और ओडीआई से उस प्लेयर की क्लास का पता नहीं चलता। उसी तरह से राजनीति में लंबे समय तक जिन्होंने संघर्ष किया है, लंबे समय तक लोगों के बीच रहे हैं, उनको समझ में आता है कि राजनीति की वास्तविकता क्या है। इसलिए टेस्ट मैच के लिए प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा। कोई एक इनिंग खराब होगी, दूसरी इनिंग अच्छी होगी, लेकिन खेलते रहना है, ये इंपॉर्टेंट मैसेज है। मतलब खेलते रहना चाहिए, बिल्कुल, किसी भी सूरत में गिव अप नहीं करना है। ये तो मतलब आप गिव अप मत करिए, करियर कोई भी हो आप चलते रहिए और चलना ही जिंदगी है। चलिए अब सियासत की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका हिस्सा वो रहा है, उसके बिना आप कंप्लीट नहीं होते हैं। और अभी जो कुछ चल रहा है झारखंड में, आप भी जेएमएम में थे, बीजेपी में आए, बीजेपी को भी अलविदा कह दिया। सबसे पहला सवाल चंपई दा को लेकर है। चंपई दा बहुत कुछ, मतलब आप कहिए कि रीढ़ रहे वो जेएमएम के। अब निशिकांत दुबे का भी ट्वीट आपने देखा, उनके ट्वीट से सीधे लग रहा है कि रीढ़ खत्म हो गई जेएमएम की, अगर वो छोड़ रहे हैं तो। कभी आप भी सोचकर निकले थे जेएमएम से कि बीजेपी के साथ जाएंगे तो मेरा करियर थोड़ा फ्लॉरिश होगा, मुझे एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे जगह मिलेगी? कुछ हुआ नहीं। चंपई दा के लिए ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो चंपई सोरेन बहुत ही वरीय नेता है इस राज्य के। कई दशकों का उनका राजनीतिक करियर रहा है। मेरी वो क्षमता नहीं है कि मैं चंपई सोरेन का करियर क्या होगा, उनके जो निर्णय हैं उस पर मैं टिप्पणी करूं। मेरा बहुत स्पष्ट विचार है, सारे लोग जो आज राजनीति में है, किसी भी राजनीतिक दल में हो, उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि वो होना चाहिए, होता है या नहीं होता ये डिबेटेबल है, लेकिन होना ये चाहिए कि आप जनता के सरोकार से अपना मतलब रखें, आपके हर काम से आपकी जनता का लाभ हो, ये आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इस दौरान कई बार राजनीतिक समीकरणों के आधार पर आप देखते होंगे कई लोग हैं जिन्होंने जो राजनीतिक अपना प्लेटफॉर्म है उसको चेंज किया है। कुछ सोचकर ही लोग करते हैं, शायद उनको लगता है उस प्लेटफॉर्म से वो जो अपना काम है बेहतर तरीके से कर सकते हैं, अपने नेटवर्क को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं लोगों का काम करने के लिए। जहां तक मेरा सवाल है, आप जानते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से मेरे राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी और जिस दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, भारतीय जनता पार्टी के मंच से भी मैं ये बात स्पष्ट कही थी कि आज मेरी जो भी राजनीतिक पहचान है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की वजह से है और हेमंत सोरेन जी की वजह से है। हेमंत सोरेन जी ने मेरे जैसे बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल, मुझे पॉलिटिक्स के पी का भी नहीं पता था जब मैं राजनीति में आया था, कॉर्पोरेट करियर छोड़कर विदेश से वापस आकर, और उन्होंने मुझे मौका दिया था और बहरागोड़ा की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया था।
तो मैंने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो मैंने ये बात स्पष्ट कही थी कि मुझे लगता है मैं नेशनल प्लेटफॉर्म में जाऊंगा तो मैं ज्यादा काम कर पाऊंगा अपने लोगों के लिए, जो अपने नेटवर्क्स हैं उनका बेहतर इस्तेमाल करवा पाऊंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारत के लगभग सभी राज्यों में उनकी शाखाएं थी और मैंने उसका एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखा। कोविड काल में कई राज्यों में जो लोग फंसे हुए थे वहां पर अपने पार्टी की यूनिट्स का इस्तेमाल करके हम लोगों ने कई लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया था। तो मैं इस सोच के साथ आया था कि शायद यहां पर मुझे ज्यादा काम करने का मौका मिलेगा। मैंने कभी भी मेरी सोच नहीं थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा मुझे सम्मान नहीं मिला या मेरी बातें नहीं सुनी गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और तो आप निकले क्यों? आप जेएमएम नहीं, मैं इसलिए टोक रही हूं आपको कि आप अपनी महत्वाकांक्षाएं अभी भी हैं, ऐसा नहीं है और होना भी चाहिए, करियर है तो महत्वाकांक्षाएं चलती रहेंगी। लेकिन आपने जेएमएम में आपको सब कुछ मिला, आपको पहचान मिली जेएमएम में, आपको काम करने का मौका मिला। ये अलग बात है कि ये क्षेत्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी नहीं थी, अब जाके बहुत जगहों पर इसका ये एक्सपैंड हो रही है ये पार्टी। लेकिन छोड़ने की मुख्य वजह क्या रही? क्या सोचकर आपने छोड़ दिया? जिसने आपको सब कुछ दिया, आपने जेएमएम क्यों छोड़ा? देखिए, मैं स्पष्ट आपको कहना चाहूंगा, जब लोग कॉर्पोरेट में भी करियर चेंज करते हैं, जैसे आप हैं, आज आप पहले किसी और चैनल में थी, आज आप किसी और चैनल में हैं, तो आप अपने बॉस से मिलकर, अपने सीईओ से मिलकर अपनी बातों को बताती हैं कि आप क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। कई बातें बहुत आंतरिक होती हैं, जिसका हो सकता है जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जिसे देखा जाता है या लोगों की नजरों में होता है, वो बात इस्तीफा का कारण नहीं होती है। और आप ये भी मैं स्पष्ट कर दूं, शायद झारखंड की राजनीति में दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जिसमें कि जब मैंने पार्टी छोड़ी थी, मैं हेमंत सोरेन जी से व्यक्तिगत तौर पर मिला था, मिलकर अपनी सारी बातें उनके सामने रखी थी और तब मैंने अपना इस्तीफा दिया था। और मैंने ये भी कहा था कि जब तक मैं राजनीति में हूं या झारखंड में मैं राजनीति में हूं, मैं किसी भी सूरत में उस व्यक्ति पर व्यक्तिगत हमला नहीं कर सकता हूं जिसने मुझे पहचान दी है। मुझे बहुत बार कहा गया था कि आप क्यों नहीं पर्सनल अटैक करते जैसे अन्य लोग करते हैं। पार्टी छोड़ी या नहीं भी छोड़ी, पार्टी में रहकर भी या पार्टी छोड़ने के बाद भी वो बहुत पर्सनल लेवल पर अटैक करते हैं, जो मेरा नेचर नहीं है। मुझे लगता है मैं अपने काम के चलते मेरा परिचय होना चाहिए, ना कि दूसरों पर लांछन लगाकर। तो मैंने उस सोच के साथ मुझे लगा था कि शायद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बेहतर काम मैं कर पाऊंगा। लेकिन जो स्टेट यूनिट का जो एटीट्यूड था मेरे प्रति, और विशेष तौर पर लोकसभा चुनाव जो 2024 के थे, उसमें जब पार्टी के सर्वेज में मेरा नाम आया कि मुझे लोकसभा का उम्मीदवार बनने में शॉर्टलिस्ट किया गया, जो कई दैनिक अखबार है झारखंड के प्रमुख अखबार, उन्होंने भी सर्वे किया, तो उनके सर्वे में भी क्लियर कट ये रिपोर्ट्स है और ये पब्लिक डोमेन में है। जो बीजेपी के जो इलेक्शन कमेटी है उसमें जो रिपोर्ट गई हुई थी वो भी सार्वजनिक हुई है कई लोकसभा क्षेत्रों की, उसमें भी अगर आप उस रिपोर्ट्स को देखें और अन्य जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, क्लियर कट उसमें कहा गया था कि लोग चाहते हैं कि मैं उम्मीदवार बनूं। तो क्या वो मेरा दोष था? क्या वो मेरी गलती थी? जैसे ही वो सर्वे रिपोर्ट आई और उसके बाद जैसे ही लोकसभा के उम्मीदवार की घोषणा हुई, जिस दिन से वो घोषणा हुई उसके बाद से बिल्कुल एक सुनियोजित तरीके से वहां के स्थानीय यूनिट द्वारा मुझे अपमानित किया गया, मुझे कार्यक्रमों में बुलाना बंद कर दिया गया। मैं प्रदेश का प्रवक्ता था, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होते थे, मुझे जानकारी तक नहीं दी जाती थी। मैंने कई बार इसको प्रदेश अध्यक्ष महोदय के सामने, प्रदेश के संगठन महामंत्री के सामने की रखा, मेरी गलती क्या है? अगर लोकसभा का उम्मीदवार की शॉर्टलिस्ट में आना मेरी गलती है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है ये गलती मुझे करनी चाहिए। मैं अगर लोगों का काम कर, और मैंने बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहे पिछले 4.5 सालों में सिर्फ बहरागोड़ा विधानसभा नहीं, पूरे जमशेदपुर लोकसभा की 6 की 6 विधानसभाओं में सैकड़ों हजारों लोगों की मदद की है अपनी कैपेसिटी में, चाहे वो स्वास्थ्य के। मैं कह रही हूँ कि ये आरोप आप पर लगे इसी चुनाव के सर्वे के दौरान, और जिनकी बात आप कह रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में चीजें आई, इसी पब्लिक डोमेन में ये भी चीजें आई, भले ही आपके ओपोनेंट्स रहे हों, उन्होंने ये कहा कि कुणाल सारंगी की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि वो सेल्फ सेंट्रलाइज्ड हो गए हैं, वो बाकी चीजों को नहीं देख रहे, वो पार्टी को नहीं देख रहे, बाकी फोरम पे जो बातें होनी चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, वो खुद अपने लिए बस खुद के बारे में सोच रहे हैं। लोकसभा चुनाव सामने है तो उसमें उनको टिकट चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें थी। इसी को लेकर शायद पार्टी की नाराजगी आपके लिए दिखी, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, मैं तो स्पष्ट मानता हूं, मैं लोगों का काम करता हूं। अगर लोगों का ये ओपिनियन है कि मुझे टिकट मिलना चाहिए और आपके सर्वे में ये चीजें आ रही, तो गलती क्या है? उसके बाद भी अगर टिकट की घोषणा हो जाती है, उसके बाद जब कैंडिडेट का नॉमिनेशन होता है, मैं उस नॉमिनेशन में भी गया हूं। अगर मेरे मन में कोई विद्वेष होता, मेरे मन में कोई ऐसी चीज होती कि मैं पार्टी के लिए काम नहीं करना चाहता हूं, तो मैं खुले तौर पर कर सकता हूं। मैं किसी की नौकरी नहीं कर रहा हूं,
कि कोई बंधन नहीं है। लेकिन मैंने सारी बातों को जिस तरह से स्टेट वहां की जो स्थानीय यूनिट है जिले की जिस तरह से मेरे साथ पेश आ रही थी, मैंने सभी बातों को रखा। मैं अपने सम्मान पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं। अगर मैंने लाखों की नौकरी विदेशों में छोड़कर मैं झारखंड आया हूं, तो मेरे लिए राजनीति करना सबसे बड़ा चीज है कि मैं अपने सम्मान के लिए पॉलिटिक्स करता हूं। अगर वो सम्मान मुझे नहीं मिल पा रहा और बार बार अपनी बातों को रखने के बाद भी कुछ संज्ञान नहीं लिया जाता, जब मैंने प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दिया उसके बाद भी किसी तरह का कोई संवाद पार्टी की तरफ से नहीं किया गया और मुझे लगा कि उनको मेरी जरूरत ही नहीं है। जो लोकसभा के उम्मीदवार थे, मैंने स्पष्ट तौर पर पार्टी के फोरम पे ये बात कही, पदाधिकारियों को भी कही कि आज तक मुझे उनका एक फोन कॉल नहीं आया। अगर मैं उनका कॉम्पिटिटर था पार्टी के अंदर टिकट के मामले में, तो मुझे लगता है कम से कम एक फोन कॉल उनको करना चाहिए। और अगर उन्हें लगता है कि मेरी कोई महत्व मेरा नहीं है या मेरे में ऐसे कोई गुण नहीं है कि मैं पार्टी में कंट्रीब्यूट कर सकता हूं या उनकी जीत में कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, शायद उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। तो जहां आपकी जरूरत महसूस नहीं हो, चाहे वो राजनीति का प्लेटफॉर्म हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो, आपको अपने रास्ते ढूंढ लेने चाहिए। अच्छा, ये चीज बहुत अखबारों में भी आई, चैनलों पर भी आप ही के जुबान से सुना मैंने। आपकी नाराजगी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से नहीं थी। आप प्रदेश, यहाँ जो स्टेट कमेटी है, प्रदेश के जो नेतृत्व करता है, प्रदेश में जो बड़े लोग बैठे हैं, उनसे आप खासे नाराज चल रहे थे, उनके रवैये से आप नाराज थे। ऐसा क्या था? देखिए, बिल्कुल सुनियोजित तरीके से मैंने बताया आपको, सुनियोजित तरीके से मुझे यह भी कहा गया इनडायरेक्टली वहां के लोकल यूनिट के द्वारा कि ऊपर से कहा गया आपको नहीं बुलाने के लिए। तो ये ऊपर में कौन है लोग? मैंने उनसे पूछा तो कोई नाम नहीं बताने को तैयार है। कि आपको कहा गया कार्यक्रम में, आप सोचिए जिस संगठनात्मक तौर पर अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखें तो जमशेदपुर में 2 जिले होते हैं, जमशेदपुर महानगर और पूर्वी सिंहभूम ग्रामीण। उस दोनों जिले अलग हैं संगठन के तौर पर। ऐसे तो एक ही जिला है लेकिन संगठन के तौर पर प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम हुआ था वो मेरे ही संगठनात्मक जिले में हुआ था जहां मैं पार्टी का सदस्य था और उस जगह से मैं एकमात्र प्रदेश का पदाधिकारी हूं। उस जिले से और कोई प्रदेश का पदाधिकारी नहीं है। उसके बाद भी जो प्रधानमंत्री जी की सभा होती है, प्रधानमंत्री जी का मंच बनता है सभा का, वहां पर जो मंच में बैठने वाले लोगों की सूची होती है, उस सूची से मेरा नाम हटाया जाता है। मुझे एक आमंत्रण तक नहीं किया, एक व्हाट्सएप मैसेज तक नहीं किया जाता कि आपके इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी आ रहे। आपको पता चल रही थी? बिल्कुल स्पष्ट था। उस दिन उसकी पराकाष्ठा हो गई कि अगर प्रधानमंत्री जी मेरे जिले में आ रहे हैं और मैं प्रदेश का एकमात्र पदाधिकारी, या तो मुझे आप पदाधिकारी पद से हटा दीजिए ताकि आपको भी नहीं लगे कि भाई प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, और या फिर मुझे सूचना दे दीजिए कि आपको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। इसलिए मैंने उस दिन इस्तीफा दिया और यह कहा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पद का इस्तेमाल कभी नहीं किया है कि मैं काफी हूं, उसके बगैर भी मैं लोगों की काम कर सकता हूं। आज भी कर रहा हूं। आज मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, फिर भी वही काम कर रहा हूं, उतना ही काम कर रहा हूं लोगों के लिए। तो मुझे ये आवश्यकता कभी महसूस नहीं हुई कि किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म या पोजीशन पर आकर ही आप लोगों की सेवा कर सकते हैं। अगर आप में सेवा करने का शिद्दत है, आप में वो कैपेसिटी है, आपके अंदर वो नेटवर्क बढ़ाने की कैपेसिटी है, तो आप कर सकते हैं, जो मैंने करके दिया। आपके साथ ये हुआ और आपको ये लगता है कि यहाँ पर जो मतलब प्रदेश नेतृत्व जो बीजेपी का है, जिस तरह से आपके साथ हुआ, आपको ये कहा, मतलब आपके लिए ये कहा गया कि बोरो प्लेयर को लेकर आई है पार्टी और ऐसा नहीं होना चाहिए। चंपई सोरेन के लिए अगर वो भी आ रहे हैं, उनका अगर यहाँ पर अगर ऑपरेशन लोटस अगर सक्सेस नहीं हो पा रहा था, अब जब चीजें बन पाई हैं, अब जब लग रहा है कि 30 तारीख को चंपई आ जाएंगे बीजेपी में, यहाँ का प्रदेश नेतृत्व अड़ंगे लगा रहा है। कुछ चेहरे हैं जो नहीं चाहता है कि कोई बाहर का आदमी आए और यहाँ पर कब्जा कर ले, उसकी पूछ ज्यादा हो जाए, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, आपका सवाल इस तरह से है कि आप विराट कोहली से पूछ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया अपनी बॉलिंग की ओपनिंग किससे कराएगा। भारतीय जनता पार्टी और चंपई सोरेन जी का आपस में इनका क्या मामला है, यहां पर स्टेट यूनिट उनका क्या रिएक्शन रहेगा, ये उनका आंतरिक विषय है। जब मैं उस पार्टी का सदस्य नहीं हूं तो मुझे ना एक्सेस है और ना ही अथॉरिटी है कि मैं उस विषय पर बोलूं। जैसे मैंने इसलिए कहा कि विराट कोहली को क्या पता ऑस्ट्रेलिया अपनी टीम जैसे रह के आए, आपको लगता है ना कि आपको ये हमेशा ये एहसास दिलाया गया कि आप बाहर से आए हैं, जो ये आप स्टेट यूनिट की बात कर रहे हैं, मैं उसके हिसाब से कह रही हूं। तो आपको ये लगता होगा कि अब अगर कोई भी बाहर से आता, वो भी ऐसा चेहरा जो लग रहा है कि आने वाले चुनाव में वो बीजेपी का यहां पर चेहरा हो सकता है, उनके लिए ये जगह मुफीद होगी क्या? अपने एक्सपीरियंस से आप बता सकते हैं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। देखिए, चंपई सोरेन जी बहुत ही अनुभवी और वरीय नेता हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में 3 दशक से ज्यादा समय से उन्होंने काम किया है, तो आंदोलन का भी हिस्सा रहे हैं और विशेष तौर पर कोल्हान के क्षेत्र में निश्चित रूप से उनका अपना एक प्रभाव है। तो जब एक भी व्यक्ति, एक छोटा सा कार्यकर्ता भी किसी संगठन को छोड़कर जाता है तो निश्चित रूप से राजनीति में उसे हानि के तौर पर ही देखा जाता है, भले लोग कुछ भी कह लें।
तो आज वो गए हैं, जरूर कुछ सोचकर गए होंगे। भारतीय जनता पार्टी कैसे उनका यूटिलाइजेशन करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी उनका अपना सोच है, वो कर रहे होंगे उस पर तैयारी। जो विपक्ष के लोग हैं वो भी कैसे उनके जाने के, उनके एग्जिट को कैसे वो हैंडल करेंगे, वो भी तैयारी उनके हिसाब से कर रहे हैं। तो ये पूरा जो अभी आप कह सकते हैं कि राजनीतिक रणभूमि विसात बिछ रही है, तो सारे लोग अपने हिसाब से, ये तो चुनाव का हिस्सा है। जनता की अदालत में फाइनल डिसीजन होगा कि कौन क्या करेगा, किसका प्रभाव कितना हो। आपने जनता की अदालत की बात की, मुझे एक रीजन बताइए, बहरागोड़ा की जनता ने आपको क्यों नकारा? मुझे लगता है मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, जिस सोच के साथ मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, शायद उस सोच को मैं लोगों के दिल तक नहीं पहुंचा पाया। और जो दुष्प्रचार मेरे खिलाफ पार्टी के अंदर के लोगों ने किया, जिसे मैंने स्पष्ट रूप से अपने इस्तीफे के दिन या उसके पहले भी कई बार मैंने सूचना दी है, जिन लोगों ने वहां पार्टी को सुनियोजित तरीके से, सिर्फ मेरी सीट नहीं, पूरी 6 की 6 विधानसभा सीट, जिसमें उस समय के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की भी सीट थी, हराने का काम किया, वो सारे लोग आज पार्टी पर बड़े बड़े पदों पर काबिज हैं। तो मैंने ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही थी। तो ये एक दुष्प्रचार पार्टी के लोगों के द्वारा किया गया कि मुझे खरीद दिया गया है, मुझे एक सुनियोजित तरीके से लाया गया है दिल्ली से, तो कई बातें कही गई जो वहां की आम जनता समझ नहीं पाई। और उन्होंने जो निर्णय लिया, आज 4.5 वर्षों के बाद आप बहरागोड़ा जाइए, वहां की जनता से पूछिए कि जो निर्णय उन्होंने लिया था उस निर्णय के साथ वो हैं या उस निर्णय पर वो रिग्रेट कर रहे हैं, आपको बेहतर जवाब मिलेगा। ठीक है, तो 4.5 साल बाद अब 1-2 महीने का वक्त और बचा है। कुणाल सारंगी अगर बहरागोड़ा फिर से जाते हैं, कौन सी पार्टी से होंगे और जनता को इस बार क्या भरोसा दिलाएंगे कि इस बार अगर दुष्प्रचार भी हो कुणाल सारंगी के खिलाफ, तो वो दुष्प्रचार बस जो करने आए हैं उन्हीं तक सीमित रहे, जनता तक नहीं पहुंचेगी, जनता आप पर भरोसा जताएगी, ऐसा क्या होगा? जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है, तब से लेकर अब तक और उसके पहले भी बहरागोड़ा मैं जाऊंगा ऐसा नहीं, क्योंकि वो तो मेरा घर है। तो बहरागोड़ा में मैंने क्या काम किया है, कितने लोगों की सेवा की है, आज मुझे वो पता चल रहा है, क्योंकि अब मैं किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं हूं। उसके बावजूद मैं जैसे गांव में जाता हूं, जो लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मुझे लगता है बहरागोड़ा की जनता ये समझ चुकी है कि उनका सही प्रतिनिधित्व, उनका सही सेवा कौन सा व्यक्ति कर सकता है और किस राजनीतिक प्लेटफॉर्म से कर सकता है। सही वक्त पर वो सही निर्णय लेंगे। सामने चुनाव है, संगठन की जरूरत पड़ेगी चुनाव लड़ने के लिए। हम ऐसा नहीं सोच रहे कि आप इंडिपेंडेंट जाएंगे चुनाव में, कौन सी पार्टी होगी? जनता तय करेगी। संगठन से ज्यादा आवश्यकता जनता की होती है, क्योंकि कोई भी संगठन हो, मेरे पास तो विश्व का सबसे बड़ा संगठन था पिछले चुनाव में, लेकिन जब जनता की अदालत में अपना कार्य जाते हैं तो कोई संगठन, कोई सिंबल काम नहीं करता है। इसलिए जनता की अदालत में मेरी जनता जो बहरागोड़ा की है और जो मेरे कार्यकर्ता साथी हैं, वो तय करेंगे मैं किस प्लेटफॉर्म में जाऊंगा और किस तरह से चुनाव लड़ूंगा। ये मैंने उन पर छोड़ दिया है। मेरा काम है उनका काम करना, जो मैं आज भी कर रहा हूं। हेमंत भैया से फिर मुलाकात होगी। मैं हेमंत भैया इसलिए कह रही हूं क्योंकि कुणाल, आप उनको इसी तरह आप उन्हें संबोधित करते हैं, तो भैया के पास आप अब वापस जाएंगे? भैया फिर से उन्होंने तो उस वक्त भी कहा था कि आप कहीं भी रहिए, मेरा प्यार आपके लिए हमेशा वैसा ही रहेगा। तो वापस भैया से मिलना होगा, भैया के साथ फिर से जाएंगे, इसके लिए कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरा हेमंत सोरेन जी के साथ जो रिश्ता है वो किसी भी राजनीतिक समीकरणों से स्वतंत्र है, हमेशा से। मैं उनकी पार्टी में था तब भी उनके साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, मैं पार्टी में नहीं था तब भी व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। तो वो संबंध तो मैं जब तक जीवित हूं तब तक रहेंगे। राजनीति में आप जानती हैं, समीकरण बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, और आज आप जब चंपई सोरेन जैसे व्यक्तित्व को आप देख रहे हैं कि वो दूसरे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, तो मैं तो बहुत ही छोटा व्यक्ति हूं। तो इसलिए हेमंत भैया के लिए जो मेरा प्यार था वो आज भी है, आने वाले समय में भी रहेगा। अगर उन्हें कभी भी लगेगी कि उन्हें किसी बात के लिए मेरी जरूरत है, तो मैं निश्चित रूप से उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। मतलब हम आने वाले दिनों में थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सामने जो चुनाव है उसमें जेएमएम के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे कुणाल सारंगी। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन मैंने स्पष्ट कहा, मेरी जनता, मेरे जो कार्यकर्ता साथी हैं, वो मिल बैठ कर तय करेंगे। उनका जो निर्णय होगा वही मेरा निर्णय होगा। आखिरी सवाल बस, और ज्यादा नहीं पूछूंगी। जेएमएम अगर ऑफर दिया, जेएमएम से अगर ऑफर मिला आपको कि नहीं कुणाल आप आइए और चुनाव पार्टी सिंबल पे लड़िए, तो वही प्यार, वही विश्वास फिर से होगा, और बहरागोड़ा की जनता का अगर आशीर्वाद मिलता है तो आपको एक बार रिग्रेट फील होगा कि आपने क्यों छोड़ा जेएमएम, बीजेपी में क्यों? निश्चित रूप से जब बहरागोड़ा की जनता तय करेगी तो उनका आशीर्वाद अगर मिलेगा तो मुझे जरूर लगेगा कि जो मैं सोच रहा हूं, जिस कारण से वो आशीर्वाद मुझे नहीं मिल पाया, शायद वही कारण था। वो तो जनता की अदालत में ही तय होगा। चलिए, इंतजार रहेगा।
तो देखिए इस वक्त हमारे साथ बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, और आपको बता दें कि फिलहाल किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव के ऐलान में बस कुछ महीनों का वक्त बचा है, कहिए 1-1.5 महीने और या फिर कुछ दिन कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन इस बीच ऐलान के बाद अगर आप ये सुनते हैं या फिर देखते हैं कि जेएमएम के सिंबल पर कुणाल सारंगी चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि हेमंत भैया से प्रेम अभी भी उतना ही अगाढ़ है और कह रहे हैं कि जब भी उन्हें जरूरत पड़ेगी वो उनके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कुणाल जी, और तमाम धन्यवाद आपका। तो आप सुन रहे थे बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी जी को, और बहुत सारी ऐसी शख्सियत जिनसे आपको हम मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV45।